नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के इस 500 एमसीक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम कुल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इससे पहले इस सीरीज के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में वो दोनों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपका कीमती समय न गंवाते हुए अब हम जो है इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं जो कि जुड़ा हुआ है मराठा साम्राज्य से। ठीक है, निम्नलिखित मराठा पेशवाओं को उनके शासनकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पेशवाओं को व्यवस्थित करना है उनके कालानुक्रम अनुसार। तो बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव यहां नीचे कूट दिया गया। ठीक है, तो देखिए बालाजी विश्वनाथ, इन्हें द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है मराठा साम्राज्य का, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद। तो बालाजी विश्वनाथ हुए, इसके बाद इनके पुत्र बाजीराव, फिर बाजीराव के पुत्र बाजीराव और फिर माधवराव। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा 3, 1, 2, 4, यानी सी हमारा इसका उत्तर होगा। तो बालाजी विश्वनाथ को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद। तो यह कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ ने दोबारा से मराठा साम्राज्य को खड़ा किया। इनके पुत्र बाजीराव ने मराठों को दौड़ना सिखाया और बाजीराव के पुत्र बाजीराव ने मराठों को दौड़ा दिया और इसी दौड़ाने में पानीपत का युद्ध हो गया। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठों को खड़ा किया, बाजीराव ने उन्हें चलना सिखाया, बाजीराव ने उन्हें दौड़ा दिया और इसी दौड़ाने में अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का युद्ध हो गया। तो आइए एक परिचय कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगा करके, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और बड़े अच्छे से इसको हमने लिखा है, तो हम चाहते हैं कि एक बार इसे आप देख लें। तो मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक छत्रपति साहू जी महाराज थे। इनकी मृत्यु जब हुई तो इन्हीं के पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 में मराठा पेशवा बने। 1740 तक ये अपने पद पर बने रहे। इन्हीं के ऊपर एक फिल्म भी बनी और बहुत गंदे तरीके से इनका चित्रांकन उस फिल्म में किया गया। हालांकि ये बहुत 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 योग्य जो है शासक थे और इन्हीं के समय में मराठा साम्राज्य जो है दक्कन से आगे निकल करके उत्तर भारत में आया और एक मराठा परिसंघ जो है आया, मराठा संघ। ठीक है, मराठा संघ। तो इसमें पूना का पेशवा, पूना के पेशवा, इसके बाद ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, और बड़ौदा के गायकवाड़। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि इन्हीं के समय में मराठा संघ विकसित हुआ। बाजीराव जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार करते गए वहां पर अपने सरदारों की वो नियुक्ति करते गए। जैसे उन्होंने गुजरात का क्षेत्र जीता तो वहां पिल्लाजी गायकवाड़ को जो है नियुक्त कर दिया, तो वहां एक गायकवाड़ वंश हो गया। उसी तरह से जो है मल्हार राव होलकर को जो है इंदौर का पूरा क्षेत्र दे दिया, ग्वालियर के जो है सिंधियाओं को बैठा दिया। तो ये इस तरीके से मराठा संघ बना, यानी पूना का पेशवा सबका प्रधान था और उसके ये सरदार थे। कौन कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा गायकवाड़, नागपुर के भोसले। हालांकि इस तरीके से पूरी जो है ये कहानी हुई। इस तरह से मराठा परिसंघ अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इन्हीं के समय आया, बाजीराव के समय ही आया। बाजीराव की मृत्यु के पश्चात 1740 में बालाजी, बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, 40 वर्ष में ही,
बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा बने और इनकी मृत्यु जो है 1761 में हो गई, क्योंकि 1761 के पानीपत की हार को कहा जाता है ये पचा नहीं पाए। ठीक है, इसके पश्चात जो है माधवराव मराठा पेशवा बने और इन्होंने दोबारा पानीपत के बाद जो है मराठों का गौरव और सर्वोच्चता स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि केवल 27 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि माधवराव की मृत्यु ने जो है पूरा मामला समाप्त कर दिया मराठों का। देखिए लिखा है, किंतु यह मराठों का दुर्भाग्य ही था कि 1772 में बेहद कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। पानीपत के बाद मराठों के लिए यह दूसरा प्रलयंकारी झटका था। तो एक मराठों के लिए प्रलयंकारी झटका क्या था? पानीपत था। और दूसरा प्रलयंकारी झटका क्या हुआ? माधवराव की मृत्यु। माधवराव बहुत योग्य शासक थे और बड़े प्रजापालक थे। इन्हें प्रजा यानी इनकी जो प्रजा थी वो इनको जो है थोराले माधव कहकर के पुकारती थी, यानी महान माधव। तो ये जो दूसरा प्रलयंकारी झटका था, माधवराव की मृत्यु केवल 27 वर्ष की उम्र में, इसे जो है मराठा साम्राज्य झेल नहीं पाया। तो पेशवाओं को अगर हम देखें तो देखिए बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय और बाजीराव जिसने जो है अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की। तो अब आइए, थोड़ा समय लग गया। बाजीराव प्रथम ने क्या किया? तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया? उसने मराठों को उत्तर भारत में एक शक्ति बनाया, उसने निजाम को एक विश्वास मित्र बनाया, उसने अंग्रेजों को चुनौती दी, उसने मुगलों को मालवा दिया। तो उसने मराठों को उत्तर भारत में एक शक्ति बनाया और मराठा परिसंघ को अस्तित्व में लाया। पूरे मालवा पर मराठों ने कब्जा कर लिया और वहां पर जो है अपने सरदारों को बिठाते चले गए, चाहे ग्वालियर के सिंधिया हो, इंदौर के होलकर हो या गुजरात या बड़ौदा के गायकवाड़ हों। ठीक है, और इन्होंने ही हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार और प्रसार किया और इन्हें यानी बाजीराव को छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा उत्तराधिकारी माना जाता था। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? बाजीराव द्वितीय ने, जसवंतराव होलकर ने, महादजी सिंधिया ने, सदाशिवराव भाऊ ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, आइए व्याख्या देखें। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो दुर्रानी साम्राज्य का अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को बैसाखी के दिन, जिसे हमारी तरफ खिचड़ी कहा जाता है, बैसाखी के दिन जो है ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में जो सेनापति थे वो जो है विश्वास राव थे, जो कि पेशवा के पुत्र थे। लेकिन वास्तविक सेनापति कौन था? तो वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। और इस युद्ध का परिणाम मराठों के लिए प्रलयंकारी साबित हुआ। पानीपत के युद्ध को 2 घंटे लगा करके पढ़ाया जा सकता है, इतना बड़ा वो युद्ध है, और केवल 30 मिनट लगा करके इसके परिणाम को बताया जा सकता है। तो अभी के लिए हम इतना ही समझ लें कि ये सारी चीजें जो है पानीपत में हुई। पानीपत के युद्ध के बाद बहुत सारी मराठी में कहावतें आ गई, बहुत सारी मराठी में जो है कहावतें आ गई, क्योंकि इसी युद्ध में विश्वासराव मारे गए थे। तो कहा गया अमार विश्वास पानीपतात गेला, यानी हमारा विश्वास तो पानीपत में ही चला गया। तो इसको 2 तरीके से कहते हैं, एक तो विश्वासराव की मृत्यु और उसी को लेकर के कि मतलब कोई ये कहे कि हमको ये सामान दे दीजिए, हम आपको 10 दिन के बाद पैसा दे देंगे। तो आदमी क्या कहेगा? हमार विश्वास पानीपतात गेला, मतलब हमारा विश्वास तो पानीपत में चला गया, भैया हमको पैसा दीजिए, हम 10 दिन रुकेंगे नहीं। संक्रांत कोटसली यानी संक्रांति, मकर संक्रांति कहते हैं ना, 14 जनवरी, मकर संक्रांति मराठों के सर पर गिर गई। ये सब कहावतें आ गई महाराष्ट्र में जो है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? अहमद शाह अब्दाली को, मुगल शासक को, रोहेलों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी इसका उत्तर है। हालांकि पानीपत के युद्ध के परिणामों को लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानीपत के युद्ध ने यह नहीं निर्धारित किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि पानीपत के युद्ध ने यह निर्धारित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा।
यानी मराठा नहीं करेंगे और अहमद शाह अब्दाली नहीं करेगा। तो सबसे अधिक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। आइए देख लें मराठों की क्या हानि हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को बहुत क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में पेशवा के पुत्र विश्वासराव, भाई सदाशिवराव भाऊ, जसवंत राव पवार, तुक्कोजी सिंधिया, पिल्ले जी जाधव जैसे 27 महान सेनापति, 50,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे गए। जदुनाथ सरकार के शब्दों में महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं था जिसका के घर का एक व्यक्ति पानीपत में न मारा गया हो। बहुत बड़ा नुकसान मराठों को हुआ और पानीपत की हार ने मराठा गौरव और सर्वोच्चता को मिट्टी में मिला दिया। मराठों की तरफ पानीपत से पहले किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी। मराठे पंजाब में पहुंच करके अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को घुड़क करके भगा दिए कि भागो यहां से, तुम पंजाब में क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहां क्या है, ये स्थिति थी। लेकिन पानीपत ने उस गौरव को जो है समाप्त कर दिया मराठों के। एक और कहावत है, अभी याद आ जाता है तो आपको बताता हूं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपके सामने आ जा सकते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्या लिखा है, एक जगह दिलीप सिंह और अंग्रेज और एक जगह रानी जिंदन इनका नाम था, रानी जिंदन रणजीत सिंह की पत्नी, सबसे छोटी वाली, बड़ी खूबसूरत थी। इनके बारे में, इन्हीं का पुत्र जो है दिलीप सिंह था। ठीक है, तो अब इसमें से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिलीप सिंह और अंग्रेज, रानी जिंदन और, तो सबसे आसान ऑप्शन के साथ चलना चाहिए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध तो हमें पता ही है, हैदर अली का नाम इसमें कहीं नहीं है, तो टीपू और अंग्रेजों, तो ए का 2 है, तो ए का 2 कहां है, सी में है। तो देखिए सी हमारा उत्तर आ गया, इसका उत्तर सी ही है। ठीक है, आइए देखें। तो कंफ्यूजन हो तो आसान के साथ बढ़ना चाहिए, बार बार मैं बताता हूं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ 1790-92 में। जो 2 युद्ध हुए थे इससे पहले, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली थे। हालांकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली समाप्त हो गए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ। ठीक है, और पानीपत का युद्ध तो हम जानते हैं 1761 में हुआ। अगला, सूरत की संधि अंग्रेजों से की थी। सूरत की संधि अंग्रेजों से किसने किया था, पेशवा माधवराव प्रथम ने, नारायणराव पेशवा ने, बालाजी विश्वनाथ ने, राघोबा ने। ABCD। सूरत की संधि अंग्रेजों से राघोबा ने की थी। राघोबा इस संधि को करने के बाद ऐतिहासिक गद्दार हो गए, जबकि ये मराठों का सबसे मजबूत जनरल था। और ये कहा जाता है कि सदाशिवराव भाऊ की जगह रघुनाथ को राव को ही, राघोबा को ही पानीपत में जो है लीड करना चाहिए था। पूरा उत्तर भारत की राजनीति को यह व्यक्ति समझता था। दिल्ली पर चढ़ करके अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को इसने भगाया और ये पंजाब तक चला गया, अटक तक चला गया जो है, और इसने अटक के किले पर जो है केसरिया झंडा जो है फहरा दिया राघोबा। लेकिन अपने इस करतूत के कारण जो है इसने मराठा साम्राज्य को जो है बहुत नुकसान पहुंचाया। महान सेनापति था लेकिन सत्ता के लालच में आ गया। तो पढ़ लिया जाए पूरा, समझ लीजिए। पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद तो माधव राव की मृत्यु हो गई, महान माधव, फिर पेशवा नारायण राव गद्दी पे आए तो इनकी भी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो अब राघोबा ने यह कहा कि हम अब पेशवा बनेंगे। तो हम जब पेशवा बनेंगे तो नाना फडणवीस, बहुत बहुत बड़ा नाम, मराठा राजनीति में बहुत बड़ा नाम, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने यह रघुनाथ राव से कहा कि देखो, जो पेशवा मरे हैं, पेशवा नारायण राव, उनकी जो पत्नी हैं गंगाबाई, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है। जब पेशवा मरे तो उनकी पत्नी के पेट में एक बच्चा पल रहा था। तो ये नाना फडणवीस ने कहा कि अगर ये बच्चा लड़का होगा तब तो यही पेशवा बनेगा, और अगर ये लड़की होगी तो तुम पेशवा बनोगे। हालांकि कई किताबों में यह लिखा है कि राघोबा कुछ समय तक पेशवा थे। हालांकि राघोबा पेशवा नहीं थे, जहां तक मैं समझ पाया हूं। राघोबा कभी पेशवा नहीं रहे, बल्कि जो है उस समय तक, जब तक वो लड़का जो है गर्भ में था गंगाबाई के, तब तक जो है 12 भाई परिषद बनी। ठीक है, तो ये शर्त हुई। तो राघोबा का मतलब जो है
मैंने बताया कि राघोबा का दुर्भाग्य था, गंगाबाई को क्या हो गया, पुत्र हो गया, तो अब इनका नाम हट गया, जिसे 28 मई 1774 को माधवराव नारायण राव के नाम से पेशवा घोषित कर दिया। यानी माधव नारायण राव अपने मां के गर्भ में ही पेशवा बन गया था, जैसे ही पैदा हुआ पेशवा हो गए वो, ठीक है। और इनके मतलब कार्यों का संचालन करने के लिए 12 भाई परिषद बनी, 12 भाई परिषद बनी, यानी जो है कई सरदारों की एक परिषद बनी, क्योंकि अब पेशवा तो बच्चे हैं तो उनके जगह पर शासन कौन करेगा, तो 12 भाई परिषद शासन करेगी। और उस 12 भाई परिषद के प्रमुख कौन होंगे, तो नाना फडणवीस होंगे। अब जब ये सारा काम जो है होता हुआ देखा रघुनाथ राव ने, तो रघुनाथ राव तुरंत भाग गया अंग्रेजों के पास। तो अपने अपमान से व्यथित रघुनाथ राव बंबई परिषद, यानी बंबई परिषद अंग्रेजों की है ना, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, तो बंबई परिषद के पास पहुंच गया और वहां सूरत की संधि इसने कर ली। और इस संधि में क्या था, इस संधि में यह कहा गया कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बना देंगे, इनको हटा करके जो है माधव नारायण राव को हटा करके इनको जो है पेशवा बना देंगे। और जब ये पेशवा बन जाएंगे तो बंबई के पास जो सालसेट और बेसिन का क्षेत्र है ये जो है इनको मिल जाएगा। अब सोचिए भारतीय शासक क्या था, अब उनको ये संधि इसी तरह से लगती थी कि हमको ये पेशवा बना देगा, हम इसको सालसेट और बेसिन दे देंगे, बस हो गया। अरे भैया ये तो समझना चाहिए कि वो आपको पेशवा बनाएगा तो आप उसके पपेट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, उनको तो यही लग रहा था कि ये इतना क्षेत्र देना, हमको पेशवाई मिलनी है। डी, और अंग्रेजों का भी हौसला मानना पड़ेगा, वो तैयार हो गए, कहे कि हाँ हम आपको पेशवा बनाएंगे। जबकि मराठा साम्राज्य को जो है उस समय अजगर के रूप में परिभाषित किया जाता था कि उससे दूर रहो, अगर जकड़ लेगा तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा, लेकिन तब भी अंग्रेज तैयार हो गए। तो अब आइए आगे कहानी के। निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 ईस्वी से संबंधित है। तो ये निम्नलिखित जो चारों पॉइंट दिए गए हैं ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। पहला बड़गांव की संधि, दूसरा पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, सालाबाई की संधि। पूछा यह जा रहा है कि इन्हें कालानुक्रम में हमें लगाना है, तो कालानुक्रम में लगाना है तो ये हमारा उत्तर है। सबसे पहले तो सूरत की संधि हुई, तो जैसे ही सूरत की संधि हुई वैसे ही वारेन हेस्टिंग ने कहा कि भैया हम सूरत की संधि को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम जा करके मराठों से झगड़ा मोल लें और रघुनाथ राव को हम पेशवा बनाएं, हमको सालसेट वगैरह नहीं चाहिए, ये सब क्या बवाल फान रहे हो, मराठों से झगड़ा करना उचित नहीं है। और इस समय तक आपको याद ये रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो अब कलकत्ता के गवर्नर के अधीन हो गए हैं, यानी वारेन हेस्टिंग के अधीन हो गए हैं। पहले क्या था, 1773 से पहले बंगाल के गवर्नर के पास भी वही शक्ति थी, मद्रास के गवर्नर के पास भी वही शक्ति थी और बंबई के गवर्नर के पास भी यही वही शक्ति थी। लेकिन जो है अब ये तय कर दिया गया कि नहीं, बंगाल वाला जो है भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी है। तो वारेन हेस्टिंग सर्वोच्च प्राधिकारी, उसने अपनी ताकत का प्रयोग किया और कहा कि भैया सूरत की संधि खारिज। और सूरत की संधि चूंकि खारिज हो गई तो उसने मेजर अपटन को भेज करके पुरंदर की संधि कर ली, ठीक है। इसके बाद जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने जो है इस निर्णय को पलट दिया। ये कैसे कैसे हुआ एक बार देख लीजिए। तो बंबई परिषद और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि को कलकत्ता परिषद द्वारा मान्यता नहीं मिली, अतः अंग्रेजों और पेशवा के मध्य मार्च 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया, कहा कि भैया आप अपना काम करिए। किंतु लंदन में जो बैठा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, पुरंदर की संधि खारिज होगी और सूरत की संधि को फिर से स्वीकार किया जाएगा। तो इसके बाद जब सूरत की संधि स्वीकार हो गई तो निश्चित रूप से मराठों और अंग्रेजों में झगड़ा होगा, क्योंकि आखिर पेशवा वो कैसे बनाएंगे रघुनाथ राव को, ठीक है। तो 1779 में बड़गांव का युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों को करारी हार मिली, जिसके बाद अंग्रेजों को पेशवा से अपमानजनक बड़ागांव की संधि करनी पड़ी। जैसे बड़गांव की संधि हुई वैसे ही वारेन हेस्टिंग ने बड़गांव की संधि को खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, इतना अपमानजनक संधि नहीं होगी। इसके बाद पुनः आंग्ल मराठा युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। तो अंततः 1782 में सालाबाई की संधि हुई और इसी संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ सालाबाई की संधि से। अब सालाबाई की संधि की बात करते हैं। तो सालाबाई की संधि हुई थी किसके किसके बीच, अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम, अंग्रेज अवध के नवाब, अंग्रेज मराठा, अंग्रेज मैसूर। तो निश्चित रूप से अंग्रेज और मराठों के मध्य सालाबाई की संधि
हुई थी 1782 में। अगला, पुरंदर की संधि 1776 में मराठाओं का प्रतिनिधि कौन था? पुरंदर की संधि की बात हो रही है। राघोबा थे, सखाराम बापू थे, माधवराव थे, नाना फडणवीस। ABCD में से हमारा उत्तर है नाना फडणवीस, डी। नाना फडणवीस को मराठों की सोच और बुद्धि कहा जाता था। नाना फडणवीस के बाद मराठा साम्राज्य जिस प्रकार से लड़खड़ाया तो फिर कोई उसे बचाने वाला नहीं। तो 1776 में पुरंदर की संधि के समय पेशवा माधव नारायण राव के प्रतिनिधि नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस को मराठाओं की सोच और बुद्धि कहा जाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध सुमेलित है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध निश्चित रूप से सुमेलित है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल जो है सुमेलित है। लॉर्ड कार्नवालिस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस के जगह वारेन हेस्टिंग होंगे। तो डी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों के मध्य, उस समय ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं सर। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में लॉर्ड बेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिल गया? तो अब लॉर्ड बेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिल गया और सेकंड एंग्लो मराठा वार की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो गई? मराठों द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने से, टीपू सुल्तान की मृत्यु से, निजाम द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने से, पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन पलायन से। तो डी इसका उत्तर है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन पलायन से अंग्रेजों को या बेलेजली को यह मौका मिल गया। तो अब क्या क्या हुआ इस घटनाक्रम को भी समझ लीजिए, पूरा स्टोरी आपके दिमाग में हो जाएगा। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र हैं। ये रघुनाथ राव लड़ता रह गया, जीवन भर पेशवा नहीं बना, लेकिन उसके पुत्र पेशवा बन गए। तो कितने योग्य पेशवा बने। और दौलत राव सिंधिया यानी इन्हीं का एक सरदार, इन दोनों लोगों ने मिलकर के जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या करवा दी। कहा जाता है कि हाथी से कुचल करके बिट्टू जी की हत्या हुई और जसवंत राव होलकर तन गया कि अरे ये क्या हुआ, और इसने जो है पूना पर आक्रमण कर दिया। और ये इतना मजबूत था कि दौलत राव सिंधिया को भी हराया और पूना पर पहुंच गया। जैसे ही ये पूना पर पहुंच गया वैसे ही जो है पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय, ये बसीन भाग गया। मतलब कितना शर्मनाक काम इसने किया कि अपने अधीन आने वाले होलकर के भाई की इसने हत्या करवा दी और फिर होलकर ने आक्रमण किया तो भाग गया। इसके बाद इसने क्या कहा, दिसंबर 1802 ईस्वी में, 31 दिसंबर ये करेक्ट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि हुई। इसके माध्यम से बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता स्वीकार कर ली कि भैया हमको अपने संरक्षण में ले लो और होलकर से बचाओ। और इस प्रकार सुरक्षा के बदले में उसने मराठा स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों में गिरवी रख दिया। तो इसके पिता भागे थे तो सूरत की संधि हुई और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब ये भागेगा बसीन तो अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। इन दोनों पिता पुत्र ने जो है महान मराठों का नाम मिट्टी में मिला दिया। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? तो बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? पुर्तगालियों की, सिखों की, राजपूतों की, निश्चित रूप से मराठों की। बेसिन की संधि से मराठों की हानि हुई। तो 31 दिसंबर 1802 में यह संधि हुई जो है। अगला, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़े। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसीन की संधि। निम्नलिखित कूट से संधियों के सही कालक्रम का पता करना है भैया। तो सबसे पहले तो बसीन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद संधि हुई देवगांव की संधि जो है भोसले और अंग्रेजों के बीच। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। तो पहले 3 फिर 2 फिर 1, डी हमारा उत्तर है। आइए देखें। तो देखिए जैसे ही बसीन की संधि हुई, उसके बाद ही सिंधिया जो है घबराया और इसने कहा कि अब ये तो अंग्रेजों का वर्चस्व बहुत बढ़ रहा है, हमारे पेशवा को जो है इन्होंने एक प्रकार से अपने संरक्षण में ले लिया है और ये रेजिडेंट पूना में रहने लग रहा है।
तो ये अंग्रेजों का बहुत हो गया। तो इन्होंने और भोसले ने, यानी सिंधिया ने, उस समय शासक था दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया और भोसले ने हाथ मिलाया और कहा कि अब अंग्रेजों को हमें कुचलना है। इन लोगों ने जो है होलकर को भी कहा, जसवंत राव होलकर को, कि तुम भी अभी आ जाओ इस गठबंधन में, मिल करके हराएं। लेकिन होलकर के भाई की हत्या इन लोगों ने की थी, तो वो कैसे आता, तो वो नहीं आया। और वो जो गायकवाड़ था बड़ौदा का, वो चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा कि हमको इन सब बवालों से मतलब नहीं, हम अंग्रेजों से डील कर लेंगे, अब मराठा संघ छिन्न बन हो गया, अब तुम लोग आपस में लड़ो। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के, किन किन लोगों ने, सिंधिया और भोसले ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज इस बार बहुत तैयार थे, दक्कन में और उत्तर भारत दोनों मोर्चों पर इन्होंने जो है किया। और 5 महीने के अंदर ही मराठों को करारी पराजय मिली, यानी भोसले को और सिंधिया को। और इसके बाद भोसले और अंग्रेजों के बीच 17 दिसंबर 1803 को, अब ध्यान दीजिए, अब अलग अलग संधि हो रही है सबके साथ। पहले मराठा संघ एक ही था, केवल पेशवा से संधि होती थी, अब सबसे अलग अलग संधि होने लगी। तो 17 दिसंबर 18 देवकांव की संधि, अंग्रेज और सिंधिया के मध्य 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है कौन देख रहा था, होलकर देख रहा था। अब अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सा मराठा शासक अजेय रहा है? ध्यान से प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सा मराठा शासक अजेय रहा? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा गायकवाड़, नागपुर के भोसले। तो इसका उत्तर है इंदौर के होलकर। इंदौर के जसवंत राव होलकर ने जब ये देखा कि भोसले और सिंधिया को बुरी तरह से अंग्रेज पराजित कर दिए हैं, तो अंततः जो है इन्होंने भी 18 अप्रैल 1804 में जो है बिगुल फूंका जो है कि अब हम अंग्रेजों को मजा चखाते हैं। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से सिंधिया को और जिस प्रकार से भोसले को हराया था, तो उनको यह लगा कि मतलब होलकर को भी हम ऐसे निपटा देंगे। लेकिन जसवंत राव होलकर अपने समय का बहुत दूरदर्शी शासक था, कुशल रणनीतिकार था और बहुत बहादुर सैनिक था। इसने अंग्रेजों की उम्मीद को पूरी तरीके से तोड़ दिया और बहुत मजबूती के साथ अंग्रेजों से लड़ा और अंततः एक सम्मानजनक संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई जनवरी 1806 में। इस प्रकार से जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। अगला, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? बक्सर के युद्ध के बाद, रूहेला युद्ध के बाद, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तो निश्चित रूप से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि अब भारत हमारा है, क्योंकि प्लासी बक्सर हो ही चुका था, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हो ही चुके थे। सबसे बड़े जो शक्ति थी मराठों की भारत में, अब उसको भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो अब जो है मराठा संघ बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया इन्होंने, तो मराठा शक्ति के रूप में समाप्त हो गए। तो अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात यह घोषणा की कि अब भारत हमारा है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों की सबसे बड़ी चुनौती मराठों को बुरी तरह पराजित कर मराठा संघ को छिन्न भिन्न कर दिया गया। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज भारत की एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। अब इनको भारत में बोलने वाला कोई नहीं था। अगला, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? गायकवाड़ ने, सिंधिया ने, भोसले ने, होलकर ने। ए बी सी डी में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर है होलकर। होलकर ने सबसे बाद में सहायक संधि स्वीकार की। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817-1818 में लड़ा गया, हालांकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तक मराठों की शक्ति समाप्त हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही मराठों को पूरी तरह से दबा दिया था अंग्रेजों ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध केवल लड़ा गया, मतलब बराबरी की शक्ति वाला ये युद्ध नहीं था। तो 5 नवंबर 1817 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच ग्वालियर की संधि हुई। अब देखिए कैसे मराठे जो है आपस में ही लड़ करके छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। तो मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार की। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया, यह प्रश्न है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के ही समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है भैया। ठीक है,
तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस विजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया। उन लोगों के साथ तो संधि हुई, लेकिन पेशवा का पूरी पेशवाई ही छीन लिया अंग्रेजों ने। तो पेशवा के सरदारों का अस्तित्व बना रहा है। गायकवाड़ भी आज तक गायकवाड़ों का अस्तित्व है। ये सब आजादी से पहले रियासत थी। बड़ौदा के गायकवाड़ बहुत सम्मानित नाम है। ग्वालियर के सिंधिया आप जानते हैं भारत की राजनीति पर छाए हुए लोग हैं। और उसके अलावा जो है इंदौर के होलकर, तो होलकर राजनीति में जो है बहुत सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो लेकिन पेशवा का परिवार समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के नजदीक बिठूर में जो है स्थापित किया गया और उन्हीं के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब ने जो है 1857 की क्रांति में धूम मचाई थी। वो बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र ही थे। अगला, बाजीराव द्वितीय को पेंशन पर कहां भेजा गया? बिठूर में, पूना में, ग्वालियर में, दिल्ली में। तो निश्चित रूप से मैं अभी पूना पर निशान लगाने जा रहा था, लेकिन उत्तर है कानपुर के पास बिठूर में इनको जो है पेंशन पर भेजा गया। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तृतीय मराठा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, तृतीय बर्मा युद्ध। अब इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए, कभी कभी सारे प्रश्नों का उत्तर हमें तो नहीं पता है, तो हम अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे एक तो यह है कि तृतीय मराठा युद्ध हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ये दिमाग में रहता है। तो हमको ये पता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध सबसे पहले ही हुआ होगा इस पूरे चार्ट में। तो 2 सबसे पहले होना चाहिए और 2 सबसे पहले है, तो बी हमारा उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगाकर भी उत्तर निकाला जा सकता है। तो तृतीय मैसूर युद्ध 90 से 92, मराठा युद्ध तृतीय 17 से 18, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तृतीय बर्मा युद्ध 1885 से 86, जिसके बाद बर्मा का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अगला, अवध का अंतिम नवाब था। तो अब अवध पर कहानी आ गई। अवध का अंतिम नवाब था सफदरजंग, वाजिद अली शाह, असूफदौला, सआदत अली। तो निश्चित रूप से वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। इन्हीं के समय अवध का अधिग्रहण कर लिया गया। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनके शासनकाल में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को पूर्णतः अधिग्रहित कर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। बी हमारा उत्तर था। अगला, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में किसको सम्मिलित किया? सतारा को, झांसी को, अवध को, नागपुर को। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है अवध। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प करने की नीति लेकर के आया, जिसमें इसने क्या कहा कि उत्तराधिकार को हम मान्यता नहीं देते हैं। मतलब अगर आपको स्वयं पुत्र हुआ है तब तो वो राजा बनेगा, लेकिन आपको पुत्र नहीं हुआ, आप निसंतान है और आप किसी दूसरे को गोद लेंगे तो वो राज्य हम ब्रिटिश राज्य में मिला लेंगे, यानी उत्तराधिकार को इसने समाप्त कर दिया। लेकिन अवध में तो उत्तराधिकारी भी था, वाजिद अली शाह को उत्तराधिकारी भी था। और अवध को यह कहा जाता है कि अवध ने अंग्रेजों के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के धाय मां की तरह काम किया। धाय मां कौन होती है? एक तो मां और दूसरे जो है राजाओं के घरों में जो दासियां होती थी, उसे उन्हीं दासियों में जो मतलब राजा के लड़के को खिलाती थी उन्हें धाय मां कहते थे, यानी मां के समान ही, ऐसे समझिए मोटे तौर पे। तो कहा गया धाय मां की भूमिका जो है अवध 1765 से ही जो है, जो संधि इलाहाबाद की हुई थी तब से ही अंग्रेजों को काफी पैसा देता रहा। अंग्रेजों का सबसे कहा जाता है कि वफादार, विश्वस्त और हां में हां मिलाने वाला राज्य अवध था। अंग्रेज कुछ भी कहते थे, अवध जो है सर झुका के स्वीकार करता था। उसके बाद भी अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया। तो एकमात्र राज्य था भारत में जो कुशासन के आरोप में जो है विलय कर लिया गया, जबकि सहायक संधि की व्यवस्था ही ऐसी थी कि जिसमें कुशासन ही हो सकता था। ये तो कुशासन अंग्रेजों का थोपा गया था, लेकिन अवध का विलय कर लिया गया। ठीक है, और 1857 की क्रांति में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। जो अवध के सिपाही थे उन्हें अवध का अपहरण पसंद नहीं आया था। तो 21 का सी हमारा उत्तर है अवध। तो अंग्रेजों ने अवध के विलय के लिए कुशासन का सहारा लिया। यहां लिखा भी है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, कुशासन का मुख्य कारण अंग्रेज स्वयं ही थे। ठीक है, तो 1856 में अधिकृत कर लिया गया। अगला, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया? आउटरम की रिपोर्ट, स्लीमैन की रिपोर्ट, बिशप हैपर की रिपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है आउटरम की रिपोर्ट।
आउटरम की रिपोर्ट पर ही जो है अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। आइए देखें, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में क्या किया, मिला लिया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। ABCD में से हमारा उत्तर है बिहार। 23 का हमारा उत्तर है बिहार। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला, 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित शासकों में से किसने कैलेंडर, सिक्का ढलाई, मापतौल तथा नाप की नई पद्धति प्रचलित की, अनुशासित फौज संगठित की, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया, रेशम उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा दिया? A रणजीत सिंह, B मीर कासिम, C सादत खान, D निश्चित रूप से टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी योग्यता थी अपने पिता हैदर अली की ही तरह। हालांकि ये जो है एक धर्मांध शासक था, तो इसने जो है नए कैलेंडर चलाए, सिक्के ढलाई की नई प्रणाली, मापतौल के पैमाने को अपनाया, आधुनिक नौसेना के निर्माण का जो है ये प्रयास किया, जो यूरोपीय कंपनियां थी उस तरह की व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया। ये सारा काम इसने किया। अगला, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब क्या क्या कथन है? उसने ब्रिटिश से कोई संधि नहीं की। बिल्कुल, उसने जो है ब्रिटिश से संधि की। उसने ब्रिटिश से क्या की? संधि की। मंगलौर की संधि भी हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई। उसका मराठों से कोई झगड़ा नहीं था, उसका मराठों से झगड़ा था। उसने फ्रेंचों से मैत्री सहयोग मांगा, बिल्कुल मांगा। ब्रिटिश से युद्ध करते हुए उसका पराभव हुआ, यानी उसकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल। तो कौन से कथन तो पूछा जा रहा है? 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 सही है भैया, 1 और 2 गलत है। तो C हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच क्रमशः मंगलौर की संधि 1784 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 हुई थी। इस हिसाब से कथन 1 गलत है। टीपू सुल्तान का मराठों से झगड़ा था, अतः कथन 2 भी गलत है। कथन 3 और 4 क्या है? सही है, C हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।